हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। कल तक हम पढ़ चुके हैं कि हमने एक्सरसाइज 2.1 में क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, कैसे करने हैं, हमने डिस्कस किए थे। एंड आई होप कि आपने पूरा अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है आज हम पढ़ने वाले हैं वो है जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, और फिर अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ज़ीरोज़ का क्या मतलब है? ज़ीरो का मतलब तो आप जानते हैं, नंबर ज़ीरो होता है। तो इसमें पॉलिनोमियल का ज़ीरो का क्या मतलब हुआ फिर? तो देखिए, पॉलिनोमियल के किसी भी ज़ीरो का मतलब ये होता है कि एक पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल है, अगर उस वेरिएबल की जगह में आप कोई भी एक वैल्यू पुट करते हैं, एक कांस्टेंट नंबर पुट करते हैं, तो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जानी चाहिए। जी हाँ, अगर कोई भी नंबर उस वेरिएबल की जगह में पुट करा जाए और फिर उसे सॉल्व किया जाए और आंसर ज़ीरो आ जाए, तो वो नंबर जो आपने पुट किया था उसको हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि वही नंबर है जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो होने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, पॉलिनोमियल, इफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ज़ीरो, देन वी कैन से दैट नंबर विच इज हेल्पिंग इट टू बिकम ज़ीरो इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. Okay, let us take one example for it. It is 5x cube minus 2x square plus 3x minus 2. Okay, we are having this polynomial. Now we have to find its zero. Zero means we have to find a value of x that makes the whole value of the polynomial as zero. If the value of whole polynomial will become zero, then that value of x will be called your zero of the polynomial. Okay, zero of the polynomial is not zero itself. Zero of the polynomial is that number which makes its value zero. Be careful about it. Okay, so how can we find out that which number should be its zero? For right now we are just using hit and trial method. Otherwise you will be given numbers in your question to solve it accordingly and just tell them whether it is a zero or not. But here let us take one number 1. If I put x is equal to 1, what will it do? 5 multiply. If I put x at the place of x, I am putting 1. So 1 cube, because it is x cube, so it will be 1 cube. And minus 2, then x means 1 square plus 3 multiply 1 minus 2. Now let us solve it. 1 cube is 1 itself, you know. Any number of time if you multiply 1, it will be 1 itself. So 5 multiply 1 is 5, minus 2 multiply 1 is 2, plus 3 minus 2. Now just see, 5 and 3 are the positive numbers and minus 2 are negative numbers. Let us take them together. So 5 and 3 will be added together, so it will become 8, and minus 2 will become minus 4, which is giving you 4. So 8 minus 4 is 4. Is it a zero? No, 4 is not a zero, it's another number. It means x is equal to 1 is not a zero of this polynomial. So this way we find out the zero of the polynomials. Okay, अगर आपको ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें आपको ये बताना है कि इसका ज़ीरो क्या है, तो हमने अभी तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके x की वैल्यू 1 मानकर चले। अगर x की वैल्यू 1 मानी तो उसमें हमने देखा कि जब 1 को हमने पुट किया तो आंसर आ गया 4। क्योंकि आंसर 4 आया है तो जो x की वैल्यू 1 है वो इसका ज़ीरो नहीं मानी जाएगी। ज़ीरो कब मानी जाती? जब x की यहाँ पर जो आंसर है वो ज़ीरो आता। अगर 4 की जगह में ज़ीरो आता तो आप बोलते कि x की वैल्यू जो है वो 1 जो है वही इसका ज़ीरो है, पर अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ज़ीरो क्या होता है और उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर तो आपको नहीं मिला, लेकिन आपको एनसीईआरटी में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसमें आप देखकर ये बता सकते हैं कि वो उसका ज़ीरो है या नहीं। आपको क्वेश्चन में पहले से वैल्यू भी दी हुई है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक वैल्यू दी हुई है, और आपको पुट करनी है वो वैल्यू x की जगह में या वेरिएबल की जगह में, और आपको बताना है कि आंसर ज़ीरो आ रहा है या नहीं। अगर आंसर ज़ीरो आता है तो वो वैल्यू उसकी ज़ीरो होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको मतलब सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाया कि आपको ये पता चल जाए कि वैल्यू पुट कैसे करते हैं
और कैसे मल्टीप्लाई करके 0 निकालने के लिए सॉल्व करते हैं। तो मेन मेरा ये था। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। देखिए उससे पहले जो भी एग्जांपल्स हैं आप उन्हें ज़रूर कर लीजिए। एग्जांपल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं एग्जांपल्स, और कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो आते हैं वो एग्जांपल में से ही आ जाते हैं। तो अगर आपने पहले से उन्हें किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, तो आपको एग्ज़ाम पेपर देखते टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी ना करने के लिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी कि आप बुक के सारे एग्जाम्पल्स भी ज़रूर करें। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपको इसमें एक पॉलिनोमियल दिया और आपसे ये बोला है, इसमें आपसे ये नहीं पूछा इसका ज़ीरो निकालना है क्या करना है, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आपको जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन वैल्यूज़ को पुट करके आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू निकालनी की क्या है। तो देखिए इसमें 3 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट पार्ट में 0 है, सेकंड पार्ट में -1 है, थर्ड पार्ट में 2 है। तो मैं आपको ये 2 पार्ट्स करके बता रही हूँ कि 0 रखने में कैसे निकालना है, और -1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि माइनस का है, तो माइनस वाले नंबर्स को कैसे पुट करके सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने -1 लिया है। 2 आप अपने आप करेंगे, फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए, अब अगली क्लास में मैं बता दूँगी। तो अभी हम ये 2 पार्ट्स कर रहे हैं, थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है वैसे। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर 0 आप इस वाले पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो आप अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपके x है, वो x आपको पता है ना, जो भी वेरिएबल है वो अपने कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। x का यहाँ पर कोएफिशिएंट 5 है, x² का -4 है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जो भी हम x की वैल्यूज़ में पुट करेंगे वो भी उसमें मल्टीप्लाई की जाएगी। तो x के साथ में जो 5 के साथ में जो x की वैल्यू 0 है वो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा ना। x की वैल्यू 0 है यानी कि x का स्क्वायर 0 हो गया, और ये +3। तो आपको यहाँ पर सिर्फ वैल्यू बतानी है और कुछ नहीं बताना है कि 0 है कि नहीं है, ये आपको सब नहीं बताना है, सिर्फ आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। ऐसे ही 4 से 0 मल्टीप्लाई होगा तब भी 0 आएगा, और ये +3। अब देखिए 0 - 0 का क्या मतलब, कुछ भी नहीं है। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं वैसे कुछ भी नहीं माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं ही बचेगा। ठीक है, तो 0 - 0 0 ही होता है, जिसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर आ गया 3। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 3 जब आपने x की जगह में 0 पुट किया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, जब -1 पुट करना है। तो जब -1 पुट करना है तो देखिए 5 के साथ में आपको पता है x मल्टीप्लाई हो रहा है, और x की जगह में -1 है, तो आप 5 मल्टीप्लाई -1 करेंगे। ऐसे ही फिर ये है -4, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x² का मतलब -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम जो वैल्यू है उसके ऊपर अगर पावर लगी है तो उसको रख कर साथ में स्टार्ट करेंगे, और फिर है +3। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, जब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, और यहाँ पर ये -4 है। ठीक है, अभी हम -1 का स्क्वायर करते हैं पहले, उसके बाद ही उसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए डायरेक्ट करने के चक्कर में जल्दी जल्दी नहीं भागना है, स्टेप्स को स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब हम स्टेप्स स्किप करने लग जाते हैं तो बहुत बार गलती होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए स्किप ना करने की कोशिश करें। देखें कि पहले हम -1 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 मल्टीप्लाई -1, और -1 मल्टीप्लाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही रहता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो साइन भी प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और फिर ये आपका +3 एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। अब देखिए -5 -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4, और ये +3। तो ये आपके नंबर्स हो गए। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 नंबर्स जो है नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव है पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, -5 -4। देखिए नंबर्स दोनों सेम साइन है, जब साइन सेम होता है तो नंबर्स ऐड ही होते हैं, और साइन किसका लगता है, जो भी बड़े नंबर का होता है, और यहाँ तो दोनों में सेम साइन है तो वही साइन लगेगा, यानी कि माइनस का साइन लगेगा, और 5 और 4 ऐड होंगे तो -9 हो जाएगा यहाँ पर, -9 + 3। ठीक है, अब देखिए -9 + 3 हो गया। अब क्या होगा, एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तब फिर क्या करेंगे, जब दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, एक प्लस है एक माइनस है तो ऑपोजिट साइन है, जब भी साइन ऑपोजिट दिए होते हैं तब हम उसमें हमेशा माइनस करते हैं। अगर साइन ऑपोजिट है तो हमेशा माइनस ही होगा, तो 9 में से 3 माइनस ही किया जाएगा। 9 में से 3 माइनस करने में आएगा 6। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि साइन कौन सा लगाए, साइन कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा। बड़ा है आपका 9, तो इसका साइन है माइनस, तो आपके आंसर में लगेगा माइनस, यानी कि आपका आंसर आ गया -6।
तो आपको समझ में आ गया कि जब 1 माइनस वाला जो नंबर है उसको पुट करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि माइनस के साइन से ही सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। आपने देखा होगा अगर आपसे कभी भी कोई मार्क्स कटते हैं क्वेश्चन पेपर में या आंसर शीट्स में, तो वो इसीलिए क्योंकि आपने ज़्यादातर गलतियाँ माइनस या प्लस साइन की करी होती हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि माइनस और प्लस के साइन किस तरह से लगाने हैं। तो आज यहाँ पे आंसर आ गया आपका -6, यहाँ पर आ गया 3। इसी तरह से आप थर्ड पार्ट कर देंगे जिसमें 2 वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है कि आपसे क्या बोल रहे हैं कि एक आपको P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है, और आपको Py इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। और आप सोचेंगे अचानक से ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू में Py करके क्यों लिखा हुआ है। हाँ, और ये P0, P1, P2 ये सब क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, Py ऐसे क्यों लिखा है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि P0, P1 और P2 है क्या। तो जो Py है इसका मतलब ये है कि ये P का मतलब होता है पॉलिनोमियल, तो इसलिए हम P लिखते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। ये जो y दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि आपका जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल y है, इसीलिए यहाँ पर ये y दिया हुआ है। अभी ब्रैकेट में लिखकर आपको बताया है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे बोला है फाइंड P0, इसका मतलब है अगर y की जगह आप 0 रख देंगे, P ब्रैकेट में 0 लिखा है, इसका मतलब जो भी वेरिएबल है वहाँ पर आपको 0 पुट करना है तो आप क्या आंसर निकालेंगे। ऐसे ही अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा, और 2 पुट करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा। ये सारा काम आपको सारे के सारे पार्ट्स में करना है, जो भी इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स किए हुए हैं उन सब में ये आपको काम करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 पुट कर लेते हैं। आपका जो है ये Py इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसमें हम 0 पुट करते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे P0 का मतलब हम अपने वेरिएबल की जगह अब 0 लगाने वाले हैं। तो y² यानी कि 0² माइनस 0 प्लस 1, 0² माइनस 0 सब 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि अकेला आंसर बचेगा आपका 1। मतलब अगर आप 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपका वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद है 1 पुट कर लेते हैं। जब P1 करेंगे तब कितना आएगा, तो अब देखते हैं 1² माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये -1 प्लस 1, 1 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, और ये प्लस 1 यानी कि आंसर आ गया 1। तो देखिए जब P वैल्यू 0 रखी तब भी 1 आया, और जब P वैल्यू 1 रखी तब भी 1 आया, है ना। अब देखते हैं जब P की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, P2 इज इक्वल टू 2² माइनस 2 प्लस 1। जहाँ भी y है वहाँ पर हमने 2 लिख दिया, क्योंकि y की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है, और प्लस 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आपका आंसर 3 आ गया। बस आपको यही करना था और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सिर्फ आपको ये P0, P1, P2 दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको हर पार्ट में इस तरह से वैल्यू पुट करके करना है, ठीक है। आपको सारे के सारे पॉलिनोमियल्स दिए हैं, 4 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, जिसमें से एक मैंने कर दिया, बाकी के 3 पार्ट्स आप अपने आप करेंगे। देखिए ये मत सोचिए कि जो मैं मतलब जो हूँ सारे के सारे पार्ट्स बोर्ड पे सॉल्व करके क्यों नहीं दिखा रही हूँ। आपको क्या चाहिए होता है, सोल्यूशन चाहिए, और आपको बस चाहिए कि जल्दी से आपका होमवर्क कंप्लीट करने के लिए आपको सोल्यूशन चाहिए हर एक पॉलिनोमियल का। देखिए बेटा ये जो मैं क्लासेस लेती हूँ वो मैं इसलिए लेती हूँ ताकि आप अपने आप से समझ के करें, ना कि सारी की सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें, बस कॉपी कर लें। इसलिए मैं सारे के सारे पार्ट सॉल्व नहीं करती हूँ। आपको मैं चाहती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। आपको कॉपी नहीं करना है सब कुछ, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। आपको अगर चीज़ अच्छे से समझ में आ गई तो आप जब अपने आप खुद से उसको सॉल्व कर पाएंगे तब आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है कि आप कुछ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, और आपको नहीं आ रहा है, आंसर आपका अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट क्लास में उसे करेंगे। लेकिन आप प्लीज़ ये सोचकर क्लासेस मत लीजिए कि आपको सारे के सारे पार्ट सॉल्व कराए जाएंगे और आपको हर क्वेश्चन का एक रेडी आंसर मिल जाएगा जिसको आप कर लेंगे। इसके लिए नहीं है ये क्लासेस इसलिए आपके लिए हैं कि आप हर चीज़ को अच्छे से समझें, ताकि आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो, ठीक है। बेटा ब्रेन तभी एक्टिव होता है जब हम उसे खुद से यूज़ करते हैं, अपना ब्रेन खुद यूज़ करते हैं, अपने हाथों से सारे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करते हैं। अगर आपको सब कुछ पहले से सोल्यूशन मिल जाएगा, सब कुछ करा हुआ मिल जाएगा, ऐसा मेरे को पता है, ऐसे बहुत जगह में आपको बहुत सारी बुक्स भी ऐसी आती हैं, बहुत जगह में आपको सारे के सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं। वो ठीक है, आपको चाहिए कभी कभी कि आपको अपना आंसर चेक करने के लिए भी चाहिए कि जो हमने किया वो ठीक है या नहीं।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या होता है, उन सबको वैसा का वैसा ही नोट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और अपना क्लास का कॉपी कंप्लीट रखते हैं कि हाँ हमारा सारा होमवर्क कंप्लीट है। तो देख, होमवर्क कंप्लीट तो उनका हो रहा है, लेकिन जो उनका ब्रेन है वो एक्टिव नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्होंने खुद तो अच्छे से मेहनत की ही नहीं। उन्होंने तो बस कॉपी कर लिया, या तो अपने किसी बुक से कॉपी कर लिया, या कहीं से सर्च करके कॉपी कर लिया, या किसी दूसरे क्लासमेट की कॉपी से कॉपी कर लिया। उससे क्या होगा, आपने तो कुछ भी नहीं समझा, आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपके टीचर ने देख लिया आपका सारा काम कंप्लीट है, तो आपको डांट नहीं पड़ी। लेकिन आगे जाके लाइफ में जब आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको वो आता ही नहीं है ना, क्योंकि आपने तो उसे समझा ही नहीं। तो मेन है समझना, ना कि चीज़ें सारी की सारी कॉपी करना। एक बार को क्वेश्चन भले इनकम्प्लीट रह जाए, लेकिन जितना, या एक्सरसाइज इनकम्प्लीट रह जाए, पर जितने क्वेश्चन आपने किए हैं वो आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आप कभी भी उसे करने के लिए बैठें तो एकदम से आप उसे कर सकें। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सब चीज़ों को समझकर अपने आप कर पाना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने आप फर्स्ट पार्ट आपके लिए सॉल्व किया है, बाकी सारे पार्ट्स आपको खुद करने हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमने करके देखा और फिर भी हमसे नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगी। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके बहुत सारे पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 पार्ट्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में फ्रैक्शन में आपको वैल्यू दी हुई है, वो पुट करके आप कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। और देखिए 7th पार्ट में ज़्यादातर बच्चों को ये पार्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे x की आपको 2 वैल्यूज़ दी हुई है, तो 2 वैल्यूज़ आपको अलग अलग बार पुट करके निकालना है, और दोनों ही वैल्यूज़ में अंडर रूट वाला नंबर भी है, तो और भी ज़्यादा टिपिकल लग रहा होगा, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। एक हम 6th पार्ट और प्रूव करेंगे जिसमें m और l दिए हुए हैं, वो कैसे करेंगे वो भी हम कर लेंगे, पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट पार्ट है ये वाला px = 3x + 1, आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें आपको क्या पुट करना है, x = -1/3 पुट करना है। तो आप जानते हैं कि आप इस तरह इसे कैसे लिखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर आपको -1/3 लिखना है, तो इस ब्रैकेट में भी आप यही लिखेंगे, p -1/3 = 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है -1/3 और ये +1। अब देखिए ये 3 यहाँ पर है और ये 3 यहाँ पर, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, जब दोनों नंबर सेम है तो आप इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा -1 और ये बचा +1। इसका मतलब क्या हो गया, -1 + 1 क्या आ गया 0। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि देखिए आंसर अगर 0 आ गया तो जो -1/3 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। यही आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि जो भी पॉलिनोमियल दिए हैं उनके अगेंस्ट जो भी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको पुट करके आपको ये बताना है कि वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। तो देखिए 0 है या नहीं का कैसे पता चलता है, अगर पुट करके आंसर 0 आ जाए तो वो उसका 0 है, यानी कि जो -1/3 आप लिख देंगे, -1/3 इज़ द 0 ऑफ px। ये जो px आपको गिवन है इसका 0 है -1/3, ठीक है। 0 है इसका मतलब ये नहीं कि आप 0 लिखेंगे कि 0 उसका 0 होता है, जो नंबर की वजह से वैल्यू 0 आई है वो उसका 0 है, तो -1/3 इसका 0 हुआ। सेम इसी तरह से हम 7th पार्ट में करके देख लेते हैं, हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, देखते हैं दोनों इसके ज़ीरोज़ हैं या एक ही इसका 0 है, ठीक है, ये भी पता कर लेते हैं। तो हम अपना 7th पार्ट करते हैं। यहाँ पर है आपका px = 3x² - 1। यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू हम ये वाली ले लेते हैं, -1/√3, तो 3 मल्टीप्लाई x² है, यानी कि x की वैल्यू जो भी रखेंगे उस पर स्क्वायर लगाएंगे, तो -1/√3 का होल स्क्वायर होगा और ये -1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले हम इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि स्क्वायर सॉल्व करने से पहले उन्हें कैंसिल करने लग जाते हैं, तो वैसे भी कैंसिल तो ये हो भी नहीं सकता है क्योंकि √3 और ये 3 है, तो पहले आप उसका स्क्वायर निकालिए। अगर कैंसिल हो भी सकता फिर भी पहले स्क्वायर करके पहले मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है, ये स्क्वायर वाला या पावर वाला, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, अब देखिए माइनस अगर है, माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, और ऊपर तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ। नीचे जो √3 है इसका क्या होगा, √3 को जब √3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3, ठीक है। कोई भी √ वाला नंबर खुद ही √ से मल्टीप्लाई होता है तो वो फिर एक अपना सिंगल नंबर में आ जाता है, सिंपल नंबर में आ जाता है, तो ये 3 हो गया और ये है -1, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 फिर कैंसिल हो गया, ये बचा 1, ये बचा -1, तो क्या हो गया 0, यानी कि
-1/√3 से ये वाला पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो -1/√3 इसका 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो इसका 0 है, इस पर हमने टिक कर लिया कि ये 0 है। अब चेक करते हैं कि 2/√3 है वो भी इसका 0 होगा या नहीं। तो एक बार फिर से हम इसमें p की वैल्यू क्या रखेंगे, आपके पास 2/√3 रखेंगे, और अब पुट करेंगे 3 × 2/√3 होल स्क्वायर -1। अब देखिए, अब इनका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का √3 का स्क्वायर हो गया 3 और ये -1, 3 से 3 आप कैंसिल करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, अकेला 4 बचेगा यहाँ पर, और ये है -1, 4 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 3। अब देखिए, अगर 3 आ गया, 3 आया ना, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब 2/√3 जो है वो इसका 0 नहीं है। ठीक, तो आप ये बता सकते हैं कि आपको जो दो पार्ट्स दिए हैं, जो दो वैल्यूज़ दी हैं, उनमें से -1/√3 तो इसका 0 है, पर 2/√3 इसका 0 नहीं है। ये आप लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम 6th पार्ट और करके देख लेते हैं कि वो कैसे करना है। अब देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ही जो 6th पार्ट है, इसमें आपका पॉलिनोमियल दिया है px = lx + m। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर तो सारे के सारे के कोई नंबर तो है नहीं, सबके सब वेरिएबल हैं, और इसमें सिर्फ x की वैल्यू क्यों है। तो देखिए, यहाँ पर क्या माना जा रहा है कि जो x है वो तो वेरिएबल है, और l और m कांस्टेंट नंबर्स माने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, नंबर्स को शो करने के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि कभी आगे भी फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि कभी कभी वेरिएबल्स को भी कांस्टेंट की जगह पर मान लिया जाता है। जैसे कल भी मैंने आपको एक वो बताई थी ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c। यहाँ पर भी जो b, c और जो a होता है, ये कांस्टेंट नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होती हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी l और m जो है वो कांस्टेंट नंबर्स हैं, और x है जो वेरिएबल है, जिसकी जगह में हमें ये वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि ये इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। तो हम देख लेते हैं, p में x की जगह पर हम रखेंगे -m/l। अब देखिए, ये l है, इसके साथ x मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -m/l मल्टीप्लाई करना है, और ये +m। अब देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम l है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, -m बचा, और ये +m हो गया। -m + m, देखिए दो नंबर्स का डिफरेंट साइन है, ऑपोजिट साइन है, और दोनों की वैल्यू सेम है। जब वैल्यू सेम है और साइन ऑपोजिट है तो वो क्या हो जाएंगे, पहले बात माइनस ही होंगे, m - m करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए, अगर 0 आ गया तो क्या हो गया, जो -m/l है वो इसका 0 है। यस, तो आप कह सकते हैं यस, -m/l इज द 0 ऑफ px। इस वाले px का जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका 0 है, -m/l जो है वो इसका 0 है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मैंने 3rd क्वेश्चन के 3 ही पार्ट्स किए हैं, बाकी पार्ट्स इनके बेसिस पर आप कर सकते हैं। बाकी पार्ट्स इजी हैं, समझ में अच्छे से आ जाएंगे। मतलब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो सारे पार्ट्स आप अपने आप कर सकते हैं। देखिए बेटा, पार्ट्स उसमें ज़्यादा हैं, 8 पार्ट्स हैं, ऐसे तो इतने ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को लगेगा अरे इतने सारे पार्ट्स हैं, हम सारे के सारे नहीं करेंगे, एक दो कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादा पार्ट्स भी इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा ब्रेन एक्टिव रहेगा, शार्प रहेगा, और आप भी फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए अपने आप, ताकि आपका ब्रेन एक्टिव हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ सॉल्व करना नहीं होता है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाना, कि कितनी स्पीड में आप क्वेश्चंस को सही सही सॉल्व कर लेते हैं। इतना भी ज़्यादा जल्दी स्पीड नहीं दिखानी है कि कहीं कुछ गलती हो जाए। ठीक है, प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखते हुए आपको कोशिश करनी है कि आपका हाथ जल्दी जल्दी चले और आप बहुत स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो ये भी ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स लिख लिए हैं जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। इसमें टोटल 7 पार्ट्स हैं, उसमें से 4 पार्ट्स मैं आपको करके बता रही हूँ। बाकी के जो बचे हुए 3 पार्ट्स हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आप ये अच्छे से समझ लेंगे तो उनको भी आप अपने आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको सारे पार्ट सॉल्व ज़रूर करने हैं अपने आप से। ठीक है, तो देख लेते हैं। अपना फर्स्ट पार्ट है आपका px = x + 5 दिया, और यहाँ पर आपसे बोला है इस पूरे क्वेश्चन में कि आपको ज़ीरोज़ खुद फाइंड आउट करने हैं, आपको निकालना है कि ज़ीरो क्या है। तो देखिए, किसी भी चीज़ का अगर ज़ीरो निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, मतलब हमें ये लगता है, हम जानते हैं कि अब px का जो x + 5 का ज़ीरो वही होगा जो x की वैल्यू में
पुट करा जाए और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे। अगर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वही आंसर जो होगा वो उसका 0 कहलाएगा। यहाँ पर हमें 0 निकालना है। तो जब हमें इस तरह से कभी दिया होता है पॉलिनोमियल जिसमें 0 निकालना होता है तो हम मान लेते हैं कि उस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। उसकी वैल्यू को 0 मानकर चलेंगे, फिर वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा 0 कहलाएगा, ठीक है। तो मान लिया कि जो पी एक्स वैल्यू पूरा पहले से 0 है, तो हम इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, x + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये x + 5 लिया, अब हम यहाँ पे पी एक्स नहीं लिखेंगे, इसकी जगह में हमने 0 लिख दिया। मान लिया कि जो ये x + 5 है यही 0 है। अब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए x के साथ यहाँ पे 5 प्लस है। अब आपका 5 जब यहाँ पर आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ना कि जो साइन होता है वो ऑपोजिट हो जाता है जब एक साइड से दूसरी साइड में जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में हम 5 को लाएंगे तो ये हो जाएगा -5। 0 - 5 लिखेंगे पर 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 0 - 5 ही रहेगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। x इज इक्वल टू -5, मतलब अगर x की जगह आप -5 पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। तो x की वैल्यू -5 रखने से 0 आ रहा है, मतलब -5 ही इसका 0 है, ठीक है। तो आपने इसमें 0 निकाल लिया। देखिए कितना आसान है ये 0 निकालना। एक बार को क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता है कि अभी तक तो सारे क्वेश्चंस में वैल्यू दी हुई थी, अब हमें वैल्यू दी नहीं और हमसे बोल रहे हैं 0 निकालो, हम कैसे निकालें 0। तो देखिए इस तरीके से आप बहुत आसानी से 0 निकाल सकते हो। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको बता दूंगी। वैसे बहुत ज़्यादा इजी है ये चीज़। x + 5 है, उसको 0 के इक्वल हमने मान लिया क्योंकि हमें इसका 0 बताना है। एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो पूरे इसको एक्सप्रेशन को 0 बना दे, इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरह से सॉल्व किया। और जब देखा कि 5 को इस साइड लेकर आए तो ये -5 आ गया, यानी कि x की वैल्यू -5 ही होगी जो इस पूरे पॉलिनोमियल का 0 होगी, जो इसको 0 बना देगी। आप रख के भी देख सकते हो, पी एक्स की जगह पर आप -5 रख कर देखिए। अब तो देखिए x की जगह -5 और वो वाला +5, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -5 + 5 0 आ जाएगा, यानी कि आपने जो है वो ठीक सॉल्व किया है। x की वैल्यू -5 जो हमारी करेक्ट आई है। इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हमें जब भी आंसर चेक करने होता है तो आंसर शीट में हम चेक करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आता है वहाँ पर थोड़ा ना आपको आंसर शीट मिलती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने आंसर निकाला है वो ठीक है या नहीं। तो उसको पता करने के लिए आप अपने क्वेश्चन में जो भी किया उसको चेक करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। हमने चेक कर लिया, 0 आ गया, मतलब हमारी वैल्यू ठीक आई है, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में ये थोड़ा x के साथ भी एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए मैंने इसको लिया है। इसी तरह का नेक्स्ट वाला पार्ट भी सेम इसी तरीके से है, बस उसमें बीच में माइनस का साइन है, वो आप अपने आप करोगे। ये हम कर लेते हैं। इसमें भी देखिए हम वही काम करेंगे, 2x + 5 को 0 के इक्वल लेकर चलेंगे। 2x + 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर x के साथ एक नंबर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और एक 5 ऐड हो रहा है, तो आप पहले किसको लेकर जाएंगे। देखिए दोनों नंबर्स एक साथ नहीं जा सकते, और कौन सा नंबर पहले लेकर जाना है कौन सा बाद में लेकर जाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो नंबर्स लेकर जाते हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले नंबर्स का नंबर आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड वालों के बारे में बात होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 5 ऐड हो रहा है वो उस साइड चला जाएगा, तो ये 2x यहाँ रह जाएगा और ये आ जाएगा -5, ठीक है। 5 प्लस का है, इधर आया तो ये हो गया -5। अब हम देखेंगे जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑपोजिट होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/2, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी -5/2, यही वो नंबर होगा जो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाएगा। जिस तरह से हमने इस फर्स्ट पार्ट में चेक किया, आप यहाँ पर भी चेक करके देख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर -5/2 करिए, रखिए और फिर सॉल्व करिए तो 0 आएगा। अगर 0 आता है तो आंसर ठीक है, अगर 0 नहीं आता है तो फिर हमें फिर से देखना है कि हमने कहाँ गलती कर दी और दोबारा से उसे करना है, ठीक है। अगर आंसर गलत आता है तो उसे वहीं पे छोड़ना नहीं होता है। कभी कभी बच्चे यही करते हैं कि अगर आंसर गलत आता है तो उनको वो दुखी हो जाते हैं कि लो हमारे तो आंसर्स गलत ही आते हैं, हमसे नहीं हो रहा है, और छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आंसर अगर गलत आ रहा है तो कम से कम आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपने एकदम ट्राई तो किया। काफ़ी लोग होते हैं जो ट्राई भी नहीं करते हैं, ट्राई किया, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई होगी, गलती कर करके ही तो हम सीखते हैं ना। एक बार गलती हुई तो दोबारा वो गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि ऐसी गलती करने से क्या प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से आपको करना है और फिर आपको वैल्यू पुट करके अपना आंसर चेक करना है,
ठीक है, गलत आता है तो फिर 2 बार 3 बार ज़रूर करके देखना है, एक ना एक बार ज़रूर ठीक आएगा। और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं तो यहाँ पर हूँ ही, अगर आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर बताऊँगी। इसके बाद हम देख लेते हैं पार्ट 6, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। यहाँ पर भी आपको ज़ीरो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर मोनोमियल है ये, इसीलिए मैंने लिया। इस तरह का एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 5, जिसमें पी एक्स इज इक्वल टू 3x है। वहाँ पर 3x है वो एक नंबर है, और यहाँ पर ax एक जो एक और आपको मतलब अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, इसीलिए लेटर दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट लिया। इसी की तरीके से आप 5th पार्ट भी कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं कि जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया है उसको 0 के इक्वल में लिख लेते हैं। तो ax इज इक्वल टू 0 हमने मान लिया। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो a मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हमें राइट हैंड साइड में लाना होगा, और राइट हैंड साइड में जब a को लेकर आएंगे तो अभी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 से यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 अपॉन a हो गया। अब 0 अपॉन a या 0 अपॉन कोई भी नंबर होने का क्या मतलब होता है कि 0 को हम इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो x की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर ही इसका जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, मतलब 0 ही इसका 0 है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये क्वेश्चन भी आपको इसलिए दिया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है हर बार कोई एक नंबर में ही आए 0, 0 भी 0 हो सकता है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, अब आप ये मत बोलिएगा कि अरे 0 तो 0 ही होता है, पर वहाँ पर इस वाले 0 की बात हो रही है जो वैल्यू को 0 बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 ही है जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बनाएगी, तो इस पॉलिनोमियल का 0 0 ही है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं पार्ट नंबर 7, ये लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन भी लास्ट है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से हम वही करेंगे कि cx प्लस डी इज इक्वल टू 0 पुट किया जाएगा, जैसा आपने इस वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर 2 और 5 आपको सिंपल नंबर्स लिखे हुए दिख रहे थे, तो आपको थोड़ा लग रहा था ठीक है हम कर सकते हैं। यहाँ पर C और D लेटर्स आ गए अल्फ़ाबेट के, तो आप फिर कंफ्यूज हो गए कि अब ये कैसे करें। तो देखिए जो काम यहाँ पर किया है सेम वही यहाँ पर होगा। सबसे पहले जो D है वो ऐड हो रहा है, वो इस साइड आएगा। C पहले नहीं हटाएंगे, पहले D को हटाएंगे, तो cx इज इक्वल टू माइनस डी हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस डी है, यहाँ पर आकर माइनस डी हो गया। देखिए 0 है, 0 माइनस डी करते हैं तो माइनस डी ही रहेगा, इसलिए हम 0 को अब नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद जो c है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इज इक्वल टू हमने लिखा माइनस डी ओवर सी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी ओवर सी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल का को 0 बना देगी, मतलब इसकी वैल्यू को 0 बनाएगी। इसका मतलब माइनस डी ओवर सी ही इसका 0 कहलाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो माइनस डी ओवर सी है वही इसका 0 है। आप चाहें तो इसमें भी माइनस डी ओवर सी को x की जगह में पुट करके देखिए, c से c देखिए कैंसिल हो जाएगा और माइनस डी प्लस डी 0 बचेगा, यानी कि हमने आंसर ठीक निकाला है। इस तरह से आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.2 कर ली। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से सबको समझाने की, फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं आपको फिर से समझाऊंगी सब कुछ, और होपफुली आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। जो कुछ भी बच्चे हैं पार्ट्स वो आपको अपने आप से ज़रूर करने हैं, ताकि आप भी सारे बच्चों दूसरे बच्चों की तरह स्मार्ट बन सकें और आपका ब्रेन एक्टिव हो सके। अपने ब्रेन को एक्टिव करना है तो सारे क्वेश्चंस को अपने आप से ही सॉल्व करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।